आइए सुनते हैं शेर सिंह की कहानी हारू। शामू, बहू को एक चाय के लिए बोलना, तेज सी, चीनी ज्यादा, हारू आया है। अच्छा, इस बार कुछ जल्दी नहीं आया? हाँ, आया तो है, लेकिन इसके आने से ही तो पता चलता है कोई त्योहार आदि भी हैं। अब लोग कहाँ पहले जैसे उत्साह जोश से त्योहार पर्व मनाते हैं, कहाँ याद रखते हैं। मेरे पिताजी ने आंगन से ही आवाज लगाई थी। पिताजी अब वृद्ध हो चुके हैं, पर जब भी हारू आता है तो उसका पूरा ध्यान रखते हैं, उसको किसी प्रकार से कुड़ने या नाराज नहीं होने देते हैं। मैंने अपनी बहू से चाय बनाने के लिए कहा। उसने गैस पर पतीले में एक बड़े से स्टील के गिलास भर चाय के लिए पानी और दूध मिलाकर चढ़ाया। चाय तैयार हो गई तो उसे गिलास में भरा, गिलास को स्टील की एक गोल थाली में ट्रे की तरह रखा, साथ में 3 मोटी मोटी ठंडी पूरियां भी। बहू ने चाय और पूरियां रखी ट्रे नुमा थाली को मुझे पकड़ा दिया। मैं लकड़ी की बनी सीढ़ियां उतरकर नीचे आंगन में आया। राम राम जी। हारू ने मुझे देखा तो अपने दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया। ठीक हो हारू? मैंने थाली उसके हाथों में पकड़ाते हुए पूछा। ठीक साजी, ये दूब। उसने खड़े होकर हरी दूब का एक गुच्छा मेरे हाथों में थमाया। वह फिर से घर के मुख्य दरवाजे की देहरी पर ठंडे सीमेंट की थड़ी पर बैठ गया। मैंने उसे ध्यान से देखा। बड़ी हुई दाढ़ी, माथे पर बेतरतीब उभरी हुई झुर्रियां, बहुरंगी फूलदार पट्टी की बॉर्डर वाली कुल्लवी टोपी जिसका रंग अब फीका पड़ गया था। टोपी के नीचे सिर के चित कबरे हो चुके लंबे बाल टोपी से बाहर निकलकर माथे पर झूल रहे थे। नीचे की ओर झुकी लटकी खिचड़ी हुई काली सफेद मूछें, मूछों के मध्य से झांकते चौड़े पीले दांत, सब सलामत। लेकिन निस्तेज सी आंखें, कानों में चांदी की छोटी छोटी तार जैसी पतली पतली मुर्कियां, ढीला सा पुराना कोट, कोट के अंदर गर्म स्वेटर, कमीज और पुराने स्टाइल वाला खद्दर का पजामा। कोट के बाजुओं में से कमीज के कफ बिना बटन के कारण हथेली तक झूल रहे थे, मानो हाथों को ठंड से बचा रहे हों। फरवरी का दूसरा सप्ताह था, अभी ठंड विदा नहीं हुई थी। अच्छी खासी सर्दी थी। दोपहर का समय था, पर धूप खिली होने के बावजूद पहाड़ों की ठंड कुछ अधिक ही चुभ रही थी। तबीयत ठीक है? वह कराह रहा था। उसे कराहते देख मैंने पूछा। बुखार आ गया था, नहाने गया था, वहीं से आ रहा हूँ। उसे सचमुच बुखार था। उसकी आंखें निस्तेज सी हो गई थीं, चेहरा भी तपा हुआ लग रहा था। कोई दवा आदि नहीं ली? मैंने पूछा। उसको तो एक ही दवा चाहिए, उसका बुखार छूमंतर हो जाएगा। पिताजी ने मजाक करते हुए अपने हाथ से बोतल का आकार बनाते हुए इशारा किया। बुखार के बावजूद हारू मुस्कुरा दिया। उसने थाली में से पूरियों को उठाया, उन्हें कपड़े की एक मैली सी थैली में डाल दिया, स्टील के गिलास में भरी गर्म चाय को खाली थाली में उंडेल दिया। गिलास खाली हो गया। वह गोल थाली के एक कोने में होंठ सटाकर चाय को घूंट घूंट कर धीरे धीरे सुड़कने लगा। हालांकि चाय खाली थाली में उंडेलने पर पहले से काफी ठंडी हो गई थी, भाप उड़कर खत्म हो चुकी थी। पर्व त्योहारों के मौकों पर वह आता ही है, कभी कभी अन्य दिनों में भी आ जाता है, लेकिन उसकी जरूरतें बहुत सीमित हैं। उसकी इच्छा बस देसी शराब का एक आध गिलास भर, कुछ चने चबेने, कभी कभार भरपेट खाना भी, लेकिन खाने की फरमाइश बहुत कम। ठंडी होने दो, धीरे धीरे पियो, मैंने कहा। अभी उसे और जगह भी जाना है ना हारुआ? पिताजी चुप नहीं रह पाए थे। वे हारू को अच्छे से जानते हैं। जानते क्या, उसके बचपन से ही उसको पहचानते हैं। हारू का जीवन, जीवन का संघर्ष, उसकी गरीबी और गरीबी की मुश्किलें देखी हैं पिताजी ने। मेरे पिताजी कभी कभी उसको डांट भी देते हैं। डांटना उसके प्रति प्यार और अपनेपन की भावना के कारण ही है। वे अक्सर उसकी जिंदगी और माली हालत को देख पसीज जाते हैं, फिर उनके पास जो होता उसे हारू को सौंप देते हैं। यह नहीं देखते कि कितनी महंगी वस्तु उसको दे दी है। उसका नाम हारू ही था। पता नहीं उसके माँ बाप ने क्या सोचकर यह नाम रखा था। नाम बेशक उसका हारू था, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसके जीवन में संघर्ष, दुख, तकलीफें, अकेलापन और मेहनत थी। वह हमारे गांव में गाय चराने का काम करता था। खेती बाड़ी उसकी थी नहीं, शादी भी उसने की नहीं थी। अब तो 70 को पार कर चुका है। बूढ़ा, जर्जर, लाचार, मगर समाज के नियमों, रीतियों, कुरीतियों का पक्का पालन करता। वह अपनी सीमाओं को समझता है, पहचानता है। मजाल है किसी ऊंची जात वाले की देहरी को लांग भी पाए।
असमानता पर टिकी व्यवस्था के बारे में वह निरपेक्ष था। लेकिन गांव और इलाके में इंसानियत अभी जिंदा थी। कुछ लोग, कुछ घर, परिवार भी जिंदा दिल थे। हारू को हारते नहीं देख सकते थे, इसलिए उसकी हर संभव सहायता का प्रयास करते थे। हारू इन्हीं भावनाओं की बदौलत खुश रहता था शायद, पर संतुष्ट था या नहीं यह उसे ही पता था। हालांकि उसके हाव भाव, चेहरे पर उभरे शिकन या खामोश आंखों की भाषा से उसकी खुशी, उसकी उदासी का सहज अनुमान, एहसास हो जाता था। वह जन्मजात कुंवारा, अविवाहित था, लेकिन हाड़ मांस का बना था। उसकी भी इच्छाएं, आकांक्षाएं रही होंगी। किसी भी महिला को देखता तो एकटक देखता रह जाता। अतृप्त काम इच्छाएं, महिलाओं के प्रति आकर्षण शायद उसे उन्हें एकटक देखने पर मजबूर कर देते थे। लोग उसे इस प्रकार टकटकी लगाए देखते तो टोकते, डांट भी देते थे। वह तब संभल जाता, टोकने पर हड़बड़ाकर अपने में लौट आता। अपनी स्थिति का भान होता तो अपनी नजरें जमीन में गाड़ देता, अपनी निगाहें दूसरी तरफ फेर लेता। पता नहीं कोई लड़की, कोई औरत उससे क्यों नहीं जुड़ पाई थी। अब तो बूढ़ा हो चुका है, अब तो ना मुंह में दांत, ना पेट में आंत वाली बात हो गई थी। लेकिन लोग उससे मखौल मजाक, हंसी ठट्ठा करने से बाज नहीं आते थे। विशेषकर युवा लौंडे उसे जानबूझकर छेड़ते और मजा लेते थे। अपमान, पीड़ा शायद उसे छू न सके थे। घाटी में वसंत ऋतु दस्तक दे चुकी थी। वातावरण में पलम, खुमानी, बादाम, आड़ू के पेड़ खिलने सजने लग पड़े थे। खिलते फूलों की भीनी भीनी महक आनी शुरू हो चुकी थी। पता नहीं इतनी सारी रंग बिरंगी तितलियां कहाँ से निकल आई थीं। सर्दियों में कड़ाके की ठंड में ये भी पता नहीं कहाँ गायब हो जाती हैं। भौरे अलग से गुनगुन कर रहे थे। प्रकृति हंसने, मुस्कुराने लग पड़ी थी। लेकिन हारू का जीवन पतझड़ के और करीब आ गया था। उसका जीवन अब खिलने की जगह मुरझाने की ओर अग्रसर था। उसके और वसंत ऋतु में कोई साम्यता नहीं दिख रही थी। जिंदगी के इतने वर्ष निकल गए थे, कभी हंसकर, कभी रोकर, कभी मायूस होकर, कभी प्रसन्नता से भरकर। वह अब ऐसे पड़ाव पर आ खड़ा हुआ था जिसे बुढ़ापा कहते हैं। बुढ़ापे ने उसे अपने में जकड़ना शुरू कर दिया था। आने वाला समय और भी कष्टप्रद, दुखदायी होने वाला था, इसका अंदेशा शायद उसे था। वह दिन ब दिन, साल दर साल ढल रहा था। उसे शायद हर दिन पहले से और अधिक भारी लगता जा रहा था। लेकिन वह रोज नया कुआं खोदकर पानी पीने वालों में से था, इसलिए संभवतः अधिक सोच विचार नहीं करता था। अपना गांव और आसपास के गांव के लोग ही उसके नाते रिश्तेदार, उसका भरण पोषण करने वाले थे। वही उसके सगे, वही उसका परिवार था। बेशक उसका उनसे रक्त का कोई संबंध नहीं था, कोई रिश्तेदारी नहीं थी, महज मानवीयता थी। इंसानियत का फर्ज अदा कर रहे थे। वह भी अब शने शने अदृश्य और समाप्त होता सा लग रहा था। उसकी जिंदगी बेठिकाना सी लग रही थी। मैं यह सब सोच रहा था और हारू को थाली में से चाय सुड़कते हुए देखता जा रहा था। बहू ने एक अलग थाली में कुछ और पूरियां, भटूरे लाकर उसकी थाली में डाल दिए थे। अभी कहीं और भी जाओगे? मैंने पूछा। उसने अपनी नजरें उठाई और हाँ के संकेत में सिर हिलाया। आज तो फागड़ी है, त्योहार है, आज ज्यादा से ज्यादा घरों में जाएगा। इसकी थैली पूरी कचौरियों से भर जाएगी। 10-15 दिनों के लिए इसका कोटा पूरा हो जाएगा। पिताजी हंसते हंसते बता रहे थे। मुझे जिज्ञासा हो रही थी। पानी चाहिए था। चाय खत्म करने के बाद हारू ने पानी मांगा। वह तनिक नकियाकर बोलता था। कभी कभी तो उसके बोल समझ में ही नहीं आते थे, लेकिन जानने वाले उसके चेहरे में उभर आए भावों को देखकर ही समझ जाते कि वह क्या कह रहा है, क्या चाहता है। बहू ने एक लोटे में पानी लाकर उसे दिया। उसने अपनी गांठ पड़ी उंगलियों और खुरदरे हाथों से थाली, गिलास को बुखार के बावजूद कराहते कराहते धीरे धीरे पहले मिट्टी से मांजा, फिर पानी से उन्हें अच्छे से खंगाल कर धो लिया। उसका बुखार कम नहीं हुआ था। गिलास और थाली को धो लेने के बाद उसने उन्हें सीढ़ियों के पास औंधा करके रख दिया। उसने एक हाथ से छड़ी नुमा डंडे को थामा, घुटनों पर हाथ देकर कुछ कुछ उदास मुख के साथ उठा। उसकी उदासी से पेड़ों में खिलने को आतुर फूलों की कलियां, कोंपलें भी जैसे सहम गई थी। फिर उसने दूसरे हाथ से थैली को उठाया, प्लास्टिक के अपने जूतों में पांव डाला, खद्दर के पुराने पाजामे को तनिक ऊपर की ओर खिसकाया, हाथों में सोठी और थैली पकड़े पकड़े दोनों हाथ जोड़ दिए। नमस्ते। वह जाने के लिए तैयार था।
मैंने अपनी जेब से 50 रुपए का एक नोट निकाला, उसे पकड़ाया। उसने उसे अपने कोट की जेब में डाल दिया। फिर से अपने दोनों हाथ जोड़ दिए, सूनी आंखों से ऊपर आसमान की ओर देखा। फूलों पर बैठी रंगीन परों वाली तितली उसके सामने से उड़ी। उसने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। अब वह गांव में कुछ और घरों में भी जाएगा। जहां जहां उसे आशा और विश्वास है, वहां वह जरूर जाता है। उसकी जिंदगी अब ऐसे ही गुजर रही थी, न जोरू न जाता, फिर भी सबसे नाता।